बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक रैंडम वेरिएबल जो x था उस के एक इवेंट को हम कंसिडर करेंगे और उसको प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट की बात करेंगे। देखिए पहले केस में हमने इस तरह एक सिंगल पॉइंट ले लिया और उसको प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट की बात की। अभी हम पूरा इस तरह एक इवेंट लेंगे और उसी इवेंट को प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट की बात करेंगे कि इसी पूरी इवेंट को हम किस तरह प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं। सही है, तो इसी पूरी इवेंट की बात होगी इसी चंद स्लाइड में और फिर एक दो एग्जांपल से हम उसकी अंडरस्टैंडिंग की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक सिंपल स्पेस होता है एस। सही है, तो ये एस हो गया। अभी आप इंटरेस्टेड हैं कि रियल लाइन पे एक सबसेट बी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना चाहते हैं। ये रियल लाइन है और इसमें आप इस बी जो डैशेज एरिया है इसकी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। सही है, अभी इसके लिए हमने क्या करना है, आपने उन सारे आउटकम को फाइंड करना है इसमें जिस पे ये x लेके b पे मैप कर रहा है। तो मैंने ये रैंडम वेरिएबल x है और ये रैंडम वेरिएबल x में s की आउटकम आएगी, s की सारे आउटकम इससे पास करो और वो सारे आउटकम को एक लिस्ट बना दो कि जो जिन पे ये वो सारी जीटास को इस लिस्ट में डालो जो ये x मैप कर रहा है b पे, और फिर उन जीटास जो आ रहे हैं इस लिस्ट में उसकी प्रोपोर्शन देखो ओरिजिनल सैंपल स्पेस में, तो इस इवेंट b की प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखें a का मतलब क्या है अभी कि मैंने उसमें जीटास डालना है। कौन से जीटास? जो कि मैं x से पास करूं सिंपल स्पेस के वो सारे जीटास ए में होंगे जो कि मैं x से पास करूं और उसे b के रीजन में वैल्यू आ रहा हो, तो उन सब की लिस्ट बनाओ और फिर उसका प्रोपोर्शन है देखो। तो देखें अभी मैंने लेट सपोज इवेंट ए अक्रेंस की बात हो गई, तो ए की अक्रेंस के बाद अगर सारे आउटकम्स को मैं अगर पास करूं x से, तो b जो आ रहा है a के सारे आउटकम अगर मैं पास करूं तो वो करस्पॉन्ड करेंगे b से। तो इसका मतलब है अगर a अकर हो रहा है इसका मतलब b भी अकर हो रहा है साथ। सही। सिमिलरली कन्वर्सली अगर b अकर हो रहा है तो b जब अकर हो रहा है इसका मतलब ये है कि इस x में कोई जीटा आ गया है। सही है, और वो जीटा या a में से होगा और वो जीटा जब हम x से पास करेंगे तो उससे क्या बनता है, b बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर b अकर हो गया इसका मतलब ये है कि उस पे जीटाज है, a के कुछ जीटाज है। सही है, a के सारी सिंपल स्पेस के कुछ जीटाज है जो कि a के अंदर लाई कर रहा है और o मैप करता है। तो अगर b अकर हो रहा है तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंगली ए भी अकर हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली जिन आउटकम से ये बी अकर हो गया है वो आउटकम तो एक्चुअली ए में लाई कर रहा है, तो ए भी साथ अकर हो रहा है। तो देखें द प्रोबेबिलिटी आप एक्स बी का मतलब क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू बी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी आप मैं कैलकुलेट करता हूँ, और इसका क्या मतलब है कि मैं उन सारी जीटस का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ जिन पे ये रैंडम वेरिएबल x उसको मैप कर रहा है b पे या b के रीजन में। सही है, तो ये मैं अभी a और b जो है इसका पूरे डिस्कशन का ये मतलब निकल आया कि ये इक्विवेलेंट इवेंट है। आइदर वन की बात हो गई तो दूसरा भी इक्विवेलेंटली सेम है। अभी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है ये एक फंक्शन है जो कि इस तरह डिनोट किया जाता है p और इसके साथ सबस्क्रिप्ट में रैंडम वेरिएबल आता है। यहाँ पे हम x की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे p सब x आ गया और इसमें एक लिटिल x की वैल्यू आएगी यहाँ पे। सही है, तो ये जो लिटिल x है ये रियल लाइन से एक वैल्यू इसमें आएगी और इसके करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन आपको कोई वैल्यू देगा इस तरह। सही है, तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। सही है, तो अभी ये क्या होगी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो इसको इस तरह डिफाइन किया गया है कि द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x which taking a little x from the real line is equal the probability of the random variable x which taking the little x। ये probability है। actual probability mass function is nothing more than a probability, it is just a probability जो कि corresponding x की आप कैलकुलेट करेंगे।
सही है। तो देखें अभी सिंपल स्पेस के जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने किया था, तो ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज है उन जीटास की जिस पे ये एक्स अब जीटा मैप हो रहा है लिटिल एक्स पे। तो अभी पी सब एक्स सिर्फ ज़ीरो नहीं होगी, कुछ वैल्यूज़ ऑफ एक्स पे यानी इस तरह जंपिंग वैल्यूज़ होगी, कोई कंटिन्यूस रेंज में डिफाइन नहीं, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, xn होगा। इस तरह ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ पे इस फंक्शन की वैल्यू होगी, बाकी जो इसके दरमियानी रीजन है उसमें ज़ीरो होगी। तो अभी अगर मैं एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, तो देखें हम लेट्स सपोज ये इवेंट्स A1 अप टू ए आखिरी, और ये सिंपल स्पेस को मैंने पार्टीशन किया है, ये सिंपल स्पेस है उसको मैंने पार्टीशन किया A1 A2 AK, और जाते जाते बहुत सारे इवेंट ये जो है काउंटेबल इनफाइनाइट इवेंट्स हमने बना दिए। लेकिन ये इवेंट कुछ स्पेशल तरीके से हमने डिफाइन किया। लेट्स सपोज A1 में बहुत सारे आउटकम्स होंगे जो कि जिस पे रियल लाइन पे ए की वैल्यू आता है। सिमिलरली A2 में वो सारे आउटकम्स होंगे जिन पे x की सिर्फ ए की वैल्यू आता है, यहाँ पे x2। तो वो सारे आउटकम यहाँ पे कलेक्ट किए गए। तो ये हमने जो है डिसजॉइंट इवेंट्स बना दिए यहाँ इस। तो देखें अभी अगर मैं एक इवेंट में इंटरेस्टेड हूँ की प्रोबेबिलिटी में, सही है, और इसमें रैंडम वेरिएबल x हो, तो हम एक केस के कम्बिनेशन में उसको लिख सकते हैं। किस तरह देखें, अगर हमारे पास एक इवेंट लेट सपोज ये डिफाइन हुआ है कि जिसमें टू आउटकम्स हो x2 और x5, यानी रियल लाइन से हमने ये x2 लिया और यहाँ पे x5 लिया, और इन दोनों को मैं प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड हूँ, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ b का मतलब क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट x इन b का मतलब ये है कि उसमें वो सारे जीटास होंगे जिस पे एक सब जीटा आइदर x2 वैल्यू ले रहा है या एक सब जीटा, और यूनियन करेंगे इसको, या जीटा जो कि जिस पे एक सब जीटा x5 वैल्यू ले रहा है। सही है। तो देखें यानी देखें अभी जो भी इवेंट है इसमें इवेंट ये है, तो हम अभी इसको हमने लिखा एज ए यूनियन ऑफ दीज टू इवेंट्स, और ये इवेंट्स एक्चुअली जो x2 है ये इस इवेंट के करस्पॉन्डिंग है। इस तरह यहाँ पे एक्स पाइप है, ए पाइप भी है, तो उन दोनों इवेंट्स की यूनियन है। और इसका क्या मतलब है, ये डिसजॉइंट इवेंट्स हैं उनकी यूनियन है, तो लिहाजा ये उनके इंटरसेक्शन खाली है, तो ये सिंपली समेशन पे रिप्लेस करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज सिमिलर द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एट दिस पॉइंट। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी इस तरह डिफाइन है, इसका मतलब ये है कि उसमें वो सारे आउटकम होंगे जिस पे x की वैल्यू 2 है, तो A2 है एक्चुअल, तो ये दोनों एनालॉगस फॉर्म है, तो ये इसके बराबर है। तो हम PMF की वैल्यू x2 पे लेंगे और x5 पे लेंगे और उनको सम करेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी द प्रोबेबिलिटी दैट x इन b। अभी प्रॉपर्टीज़ क्या है PMF के, ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे पास हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में। ये वही सिंपल स्पेस की डिवीजन है। तो देखें, एक तो PMF की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अभी अगर सारे एक्स जो सारे एक्सिस पे हम जाएंगे और PMF की वैल्यू सम अप करेंगे तो क्या होगी, देखें उसको हम आसान बनाने के लिए क्या किया, इसको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के में डाला ताकि हमारे पास इस वापस हम यहाँ से यहाँ तक आए, और आल केस पे समेशन चलाएं के की एक एक वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो x1 बनेगी, x2 बनेगी, इस तरह जाते जाते। देखें अभी एक x के करस्पॉन्डिंग एक इवेंट है, सही है, तो उन सब इवेंट्स को और सारे इवेंट्स को अगर मैं सम अप करूँ तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, डेफिनेट ठीक बात है। अभी अगर मैं एक सबसेट B की बात करता हूँ, तो एक्चुअली इस इट इज़ नॉट मोर देन जस्ट समिंग द PMF वैल्यूज एट करस्पॉन्डिंग एक्सिस, सही है, और B इज सबसेट ऑफ SX। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू। अगर अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ एक इवेंट में जो कि x के करस्पॉन्डिंग है, तो मेरे लिए आसान है, क्योंकि अगर मुझे PMF पता हो तो मुझे रैंडम एक्सपेरिमेंट की भी ज़रूरत नहीं, और न हमारे पास प्रोबेबिलिटी ला के, क्योंकि डिफरेंट सिनारियोज में डिफरेंट प्रोबेबिलिटी ला वर्क करता है, तो न तो मुझे प्रोबेबिलिटी ला की ज़रूरत है, न मुझे उस रैंडम एक्सपेरिमेंट की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अगर मेरे पास PMF हो तो PMF से मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी इस तरह कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखें आसान अल्फाज में, अगर आपके पास ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, अगर ये आपके पास ना भी हो
और ना उसके करस्पॉन्डिंग ला हो, और आपने पीएमएफ की वैल्यू इस तरह कैलकुलेट किया है, और ये पीएमएफ की अगर आपको किसी ने ये पीएमएफ दे दिया और आपको एक इवेंट भी दे दिया कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप आसानी से पीएमएफ से बता सकते हैं। और इन जो मुश्किल है कि सिनेरियो को अंडरस्टैंड करो, फिर उसके लिए प्रोबेबिलिटी ला डिफाइन करो, फिर इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बहुत आसान है, लिहाजा पीएमएफ के साथ रैंडम प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अभी दो एग्जांपल जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं। अभी दो एग्जांपल हैं, एक काइंड टास्क वाला और एक वही दूसरा जो है 3.6 OBR। काइंड टास्क वाला केस जो है ये बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग है, ये भी डिस्कस फर्दर भी हो जाएंगे और डिस्कस भी हुआ भी है। तो देखें काइंड टास्क जो है 3 टाइम, ये हमारे पास वही एक्सपेरिमेंट है और इसमें सीक्वेंस ऑफ हेड एंड टेल को जो है नोट करना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये सिंपल स्पेस है, ये कई बार डिस्कस भी हुआ, और एक्स हमने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है, सही है, जो कि नंबर ऑफ हेड्स के करस्पॉन्डिंग है। तो पॉसिबल वैल्यू इसकी 0 1 2 3 3 बार अगर आप काइन को टास्क करेंगे तो या तो उसमें कोई भी हेड नहीं आएगी, 1 हेड भी आएगी, 2 हेड भी आ सकते हैं और 3 हेड भी आ सकते हैं, और ये यहाँ से सिंपल स्पेस से भी नज़र आ रहा है। अभी इसको अगर मैप करना है तो ये रियल लाइन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 वैल्यू आ सकते हैं, इसके 2, इससे 1 और इससे 0 वैल्यू आ सकता है। तो देखें अभी ये इस केस में हमने फेयर काइन नहीं लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1 - p। अभी काइन को आपने टास्क किया, काइन टास्किंग के बाद आपके साथ हेड भी आ सकते हैं और टेल भी आ सकते हैं, लेकिन ये फेयर काइन नहीं है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी p है और टेल की प्रोबेबिलिटी 1 - p है। टेल के बाद दोबारा हेड भी आ सकते हैं और टेल भी आ सकते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट काइन टास्क हैं, तो प्रीवियस का इस पर कोई असर नहीं होगा। अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज p एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1 - p। सिमिलरली इस पूरी ट्री डायग्राम को आप कंप्लीट कर सकते हैं, सही है। ये हमने कंप्लीट किया, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हाफ सेक्शन हमने कंप्लीट की, और अभी हम पीएमएफ जो x 0 वैल्यू ले रहा है ये ज़रा निकालते हैं। तो इसका मतलब एक्चुअली है कि द प्रोबेबिलिटी एंड विद x टेकिंग द वैल्यू 0। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है इस सेक्शन का, और इसका क्या मतलब है कि मैंने ये टेल आ गया तो ये ब्रांच एक लेना है, एक दोबारा टेल आ गई एक ही ब्रांच है, फिर टेल आ गया एक ही ब्रांच है, तो 1 - p टाइम 1 - p टाइम 1 - p विच इज़ 1 - p क्यूब। इसी तरह अगर मैंने x = 1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो x = 1 की ये वाला केसेस है, टेल टेल हेड, तो एक टेल ये आ गया, एक टेल ये, और फिर ये हेड, तो 1 - p टाइम 1 - p टाइम p विच इज़ p टाइम 1 - p क्यूब। तो ये इस तरह 3 सिनारियोज बनते हैं, p टाइम 1 - p स्क्वायर, तो ये 3 टाइम 1 p इंटू 1 - p स्क्वायर। सिमिलरली x = 2 की अगर हम बात करें तो ये इस तरह 3 सिनारियो इसमें बनते हैं, और हो जाएगा 3 इंटू 1 - p इंटू p स्क्वायर, सही है। x = 3 अगर केस हम ले लें तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स विच इज इक्वल टू p क्यूब, सही है। अभी अगर p हमारे पास 0.5 है तो 1 - p 0.5 होगी, क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी 1 है। अभी x = 0 और x = 3, ये p क्यूब है, ये 1 - p क्यूब है, तो दोनों 0.5 क्यूब है और हाफ क्यूब है, तो 1/8 बन जाएगी। तो 0 पे एक बार हम प्लाट करेंगे और इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/8, इस तरह 3 पे और इसकी भी वैल्यू 1/8। सिमिलरली ये दोनों केस जो है इसमें 3 टाइम 0. हाफ स्क्वायर इंटू हाफ है, और इस केस में भी 3 टाइम हाफ इंटू हाफ स्क्वायर है, तो दोनों केस में 3 इंटू हाफ क्यूब आ जाएगा, तो 3 इंटू हाफ क्यूब का मतलब है 3/8। तो 1 और 2 पे 3/8 के 2 बार इस तरह ड्रा करेंगे। तो अभी अगर आप सम करेंगे 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, तो ये 8/8 बन जाएगा, जो कि 1 के बराबर है। अभी जो बैटिंग गेम था वो हम बैटिंग गेम वाला एग्जांपल दोबारा कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ हेड्स हैं इन 3 इंडिपेंडेंट पेयर टास्क, पेयर काइन जो है उसके टास्क में।
तो देखिए ये सिंपल स्पेस है और ये इसके करस्पॉन्डिंग इवेंट्स हैं, सॉरी आउटकम्स हैं, और इन आउटकम को इस तरह पहले से यहाँ पे मैप हुए हैं। अभी अगर x की वैल्यू हमारे पास 3 है तो y की वैल्यू 8 होगी। अगर x की वैल्यू आपके साथ 1 है तो इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर x की वैल्यू 1 और 0 है तो y की वैल्यू 0 है। अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ y जो है एक रैंडम वेरिएबल है और ये रिवार्ड है और इसकी पीएमएफ में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो इसमें 3 वैल्यू आते हैं, तो पीएमएफ की वैल्यू एट 0 क्या होगी? तो पीएमएफ की वैल्यू 0 का मतलब ये है कि उसमें ये आउटकम्स हैं, ये 4 जो आउटकम्स हैं ये 0 के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि इसमें 1 हेड है या 0 हेड्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4 ओवर हेड बन जाता है। सिमिलरली तो ये एक बार के थ्रू यहाँ पे हमने शो भी किया कि 4 ओवर हेड बनता है। सिमिलरली वाई की जो 1 है ये रिस्पॉन्ड करते हैं 3 आउटकम आउट ऑफ हेड, तो ये 3 ओवर हेड बन जाएगा। इस तरह बार के थ्रू हम शो करेंगे। इस तरह जो y की वैल्यू 8 है ये रिस्पॉन्ड करता है एक आउटकम को, तो 1 ओवर 8 और ये बार, और इस तरह हम प्लॉट कर सकते हैं। अगेन अगर 4 ओवर 8, 3 ओवर 8 और 1 ओवर 8 को हम सम करेंगे तो ये 1 के बराबर है। तो यहाँ पे लेक्चर एंड हो गया, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।